हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रुद्र अभिषेक एंटरप्राइज लिमिटेड आरईपीएल का फुल बिजनेस एनालिसिस विद ए वेरी लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट एंड नॉट प्रेडिक्टिंग एनी शॉर्ट टर्म प्राइजेस। मैं हूं करमित मेहता और आप देख रहे हो स्मार्ट वेल्थ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आरईपीएल का स्नैपशॉट हम स्क्रीनर पर बेसिक चीजें चेक कर लेते हैं। प्राइस 103 रुपये चल रहा है। आप प्राइस चार्ट 1 ईयर का देख पा रहे हो, एकदम अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। करंटली उसका पी रेशियो 18 का है और अगर हम उसके 5 ईयर का एवरेज पी देखें तो 22.4 आ रहा है, मतलब 22.5 अराउंड 5 ईयर का पी इसको ट्रेड किया है इसने। और बुक वैल्यू 85 रुपीज है। ये शीट में हम समझेंगे रुद्र अभिषेक एंटरप्राइज का बिजनेस मॉडल। रुद्र अभिषेक एंटरप्राइज एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग कंपनी है। कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये एसेट लाइट नॉलेज बेस्ड कंसल्टिंग बिजनेस है। मतलब कंपनी ब्रिज या बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करती, बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। इसका मेजर सेक्टर है स्मार्ट सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल डिजाइंस, बिल्डिंग डिजाइंस। लेकिन कंपनी के साथ सबसे बड़ा रिस्क है वर्किंग कैपिटल साइकिल और डिलेड गवर्नमेंट पेमेंट्स। कंपनी काम तो कंप्लीट कर लेती है पर उसको गवर्नमेंट, उसके क्लाइंट्स गवर्नमेंट है, इसलिए पेमेंट थोड़ा लेट आता है। अब हम समझेंगे कि रुद्र अभिषेक को एग्जैक्टली रेवेन्यू कहां से आता है। आरईपीएल का काम सिटीज प्लान करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट सुपरवाइज करना है, डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना है। इसका रेवेन्यू कंप्लीटली फी बेस्ड है। कंसल्टिंग इनकम भी होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये सब इसके क्लाइंट्स है। पेमेंट माइलस्टोन बेसिस पे होता है। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेवेन्यू तो बुक हो जाता है जब काम कंप्लीट होता है, लेकिन कैश काफी लेट आता है। मैंने यही पहले बताया। ये शीट में हम समझ लेते हैं कंपनी का एग्जैक्ट रेवेन्यू फ्लो। सबसे पहले गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट प्लान करती है, उसके बाद आरईपीएल को एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट करती है। फिर आरईपीएल प्लान्स बनाता है, डिजाइन्स बनाता है और सुपरवाइज करता है। काम कंप्लीट होने के बाद बिल्स रेज करता है और फिर रेवेन्यू अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करता है। कैश बाद में उसको रिसीव होता है। ये उसका रेवेन्यू फ्लो है। बहुत ये जान लेते हैं कि आरईपीएल क्या नहीं है। आरईपीएल कोई बिल्डर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई ईपीसी कंपनी भी नहीं है, ना कोई एसेट ओनर है। आरईपीएल सिर्फ एक कंसल्टिंग एंड सुपरविजन कंपनी है। ये शीट में हम देख लेते हैं आरईपीएल के एग्जैक्टली क्लाइंट्स कौन है। क्लाइंट मेजरली गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज एंड एजेंसीज। तो
सारा काम मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही उसको मिलता है। गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट करती है उसमें आरईपीएल को अपना डिजाइनिंग वगैरह का काम गवर्नमेंट उसको देती है। और उसका ज्योग्राफी समझ लेते हैं, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। कंपनी वैसे तो पूरे इंडिया भर में काम कर सकती है, क्योंकि उसको डिजाइनिंग देना है तो पूरे इंडिया में से उसको गवर्नमेंट काम देती है। फिलहाल कंपनी ने मध्य प्रदेश में अर्बन एंड वाटर प्रोजेक्ट किया है, वेस्ट बंगाल में भी किया है, उत्तराखंड में भी किया है, महाराष्ट्र में भी किया है, उड़ीसा में वाटर एंड इंफ्रा प्रोग्राम्स किए हैं। कंपनी वैसे अपने क्लाइंट्स को डिस्क्लोज नहीं करती है, तो इंडिविजुअल क्लाइंट वाइज रेवेन्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। ये शीट में हम उसका रेवेन्यू एंड पैट फिगर्स हमने पिछले 5 साल का निकाला है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो उसका रेवेन्यू और पैट ट्रेंड हमको पता चल जाएगा। रेवेन्यू पिछले 5 साल में 73 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ हो गया है। तो कंपनी एवरी ईयर रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, जो 10.3% CAGR से एनुअल ग्रोथ है उसका। और पैट को भी इंक्रीज कर रही है, पर पैट इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है, प्रॉफिट उसको कम मिल रहा है। उसका भी रीजन हमने एक रिस्क कंपनी का बताया था, उसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पैट मार्जिन्स उसको एवरी ईयर ऑन ईयर कम हो रहे हैं, क्योंकि उसको जो रिस्क है, जो कैश पेमेंट गवर्नमेंट से लेट आता है, उसकी वजह से उसको कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो। अभी ये शीट में हम देख पा रहे हैं कंपनी के एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। जो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो गवर्नमेंट से पैसे आने हैं, जो मतलब काम कंप्लीट हो गया है पर उसको गवर्नमेंट से पैसे आना बाकी है, जो अनडिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट का पैसा है, कहीं जाने नहीं वाला है, गवर्नमेंट का बिल बन चुका है, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर चुका है, पर सिर्फ पेमेंट आना बाकी है। तो उसका हमने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के 1 साल से ज्यादा बिल ज्यादा पेंडिंग है। तो ये मेजर एक कंपनी का रिस्क है। कंपनी अपना पेमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कलेक्ट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट से, कंपनी थोड़ा लिबरल रह रही है। तो ये कंपनी ज़रा इम्प्रूव कर दे तो उसके पैट मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं, और कंपनी को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ना लेने पड़े जिसमें उसको मार्जिन कम मिले। तो ये एक मेजर रिस्क है, अब ये कंपनी को सॉल्व करना है, और वो हो सकता है धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पेमेंट है, कहीं जाने नहीं वाला है, पर सिर्फ उसको कलेक्ट क्विकली करना है। अभी हम समझेंगे वाई लॉन्ग टर्म डेटर्स डेज हर्ट्स द मार्जिन। उसका मार्जिन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटर्स डेज की वजह से। तो लॉन्ग डेटर्स डेज मतलब टाइम टेकन टू कलेक्ट मनी आफ्टर इनवॉइसिंग। लॉन्ग डेटर्स डेज मीन्स वर्क इज डन टुडे, कॉस्ट आर पेड टुडे, कैश कम्स मैनी मंथ्स लेटर। मतलब कंपनी को जो काम करने के लिए जो कॉस्ट लगा है वो कंपनी ने आज पे कर दिया है, पर उसको जो पेमेंट आना है वो बहुत महीने बाद आता है। दिस क्रिएट ए कैश स्ट्रेस इवन इफ प्रॉफिट लुक्स गुड। ये शीट में हम समझेंगे इनडायरेक्ट वेज लॉन्ग डेटर्स किल्स मार्जिन। मार्जिन को कैसे कम करते हैं लॉन्ग डेटर्स का प्रॉब्लम। फोर्स बोरोइंग, सबसे पहले फोर्स बोरोइंग, लेट कैश मतलब लेट पेमेंट आने की वजह से कंपनी को जो कॉस्ट पड़ा है उसको पेमेंट करने के लिए, या सैलरीज को पे करने के लिए, या कंपनी के रेगुलर खर्चे को पे करने के लिए कंपनी को लोन्स लेनी पड़ती है, या बैंक से ओडी भी लेनी पड़ती है। ये कंपनी वैसे कैपिटल कम नहीं है, पर ये कंपनी बैंक से ओडी लेती है।
तो उसका हायर इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाता है। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसके पेट मार्जिन्स ऑटोमेटिकली डाउन आते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट का कॉस्ट मतलब एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो उसका मार्जिन भी इनडायरेक्ट वे में कम होता है। पुशिस लो मार्जिन डिसीजन, मैंने ये भी डिस्कस किया। डेस्परेट फॉर फास्ट कैश, मतलब कुछ भी कोई भी हमको काम मिल रहा है जिसमें जल्दी कैश आने वाला है, तो वो काम भी कंपनी ले लेती है लो मार्जिन्स पे। तो उसकी वजह से उसको उसमें मार्जिन्स पे इफेक्ट आता है। हाउ इट ब्लॉक्स ग्रोथ, ये लॉन्ग डेटर्स का जो प्रॉब्लम है वो ग्रोथ को भी एक बार ब्लॉक कर सकती है। और उसका 10.3% CAGR रेवेन्यू में ग्रोथ होता है, वो क्यों कम है, 10.3 क्यों है, क्योंकि वो भी ब्लॉक हुआ है। मतलब कैसे, एक कैनॉट हायर फास्ट, मतलब कंपनी अपने न्यू एम्प्लॉयज को जल्दी जल्दी हायर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी कंपनी को सामने उसको सैलरी देना होता है। तो कंपनी अपने कॉस्ट भी इफेक्टिवली मैनेज करती होती है, तो कंपनी नए प्रोजेक्ट्स भी कम ले पाती है उसकी वजह से, और अपने आप को प्रॉपरली स्केल नहीं कर पाती। ये प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट ना आने की प्रॉब्लम, या पेमेंट लेट आने की वजह से, पेमेंट आने तो वाला ही है, गवर्नमेंट का पेमेंट कहीं जाने नहीं वाला है, पर पेमेंट लेट आता है, इसलिए कंपनी प्रॉपरली अपने आप को स्केल नहीं कर पा रही है। तो कंपनी को ग्रो करने के लिए बोरोइंग्स लेने पड़ते हैं, तो इंटरेस्ट राइजेस होती है, या कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स देने पड़ते हैं, तो कंपनी इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट करेगी, तो और एक प्रॉब्लम आएगा, ईपीएस कम हो जाएगा। ये हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी का कलेक्शन अच्छा है, रेवेन्यू 100 करोड़ से, हम एग्जांपल से समझते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ आया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 1 करोड़ इंटरेस्ट आता है, तो पैट उसका 19 करोड़ हो जाता है, मतलब 19% मार्जिन मिले उसको। अगर ये कंपनी अच्छी तरह से कलेक्शन कर पा रही है अपने पेमेंट को, तो ये एक केस है। दूसरा केस है पुअर कलेक्शन, जो कंपनी का अभी का हाल है। कंपनी 100 करोड़ रेवेन्यू करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम 20 करोड़ रखते हैं, पर इंटरेस्ट उसको 5 करोड़ चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको कैश कलेक्शन फास्ट नहीं हो रहा है, तो उसको पैसे ब्याज पे लेने पड़ रहे हैं, या ओडी लेनी पड़ती है बैंक से। तो उसका प्रॉफिट 15 करोड़ आ गया, तो 15% हो गया। तो सेम बिजनेस सेम तरीके से कंपनी कर रही है, पर कैश लेट आने की वजह से उसके मार्जिन्स में कमी आ रही है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, पर कंपनी का बिजनेस एकदम सॉलिड है। अगर ये प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व कर पाती है, अपने कैश को इजीली कलेक्ट जल्दी से कर पाती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मार्केट भी ये चीजें देखती है, और मार्केट ये सब चीजें स्टॉक को पनिश करती है। इन्वेस्टर क्या देखती है, प्रॉफिट तो हो रहा है पर कैश नहीं है, कैश नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टर को ये भी डाउट रहता है कि जो प्रॉफिट तो हुआ, पर अगर कैश नहीं आया तो वो राइट ऑफ तो नहीं हो जाएगा। जनरली गवर्नमेंट का पेमेंट राइट ऑफ नहीं होने वाला है, वो 120% आने ही वाला है, पर इन्वेस्टर को रिस्क दिखता है। फिर इन्वेस्टर को ये भी रिस्क दिखता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट करेगी, उसको पेमेंट चाहिए इसलिए, तो वो भी रिस्क होता है। फिर लो अर्निंग क्वालिटी, मतलब उसका पीई भी उसको इन्वेस्टर्स कम देते हैं। जो अभी उसको पीई मिल रहा है 18 का, उसका एवरेज पीई हमने देखा 22.5 का एवरेज पीई है, अभी उसको 18 का पीई मिल रहा है। अब उसका एक्सपेंस ब्रेकअप देख लेते हैं हम। ये भी एक इंपॉर्टेंट शीट है, उसके एक्सपेंस ब्रेकअप आप देख पा रहे हो। पिछले 6 सालों का हमने एक्सपेंस उसका ब्रेकअप निकाला हुआ है। तो एक डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब सैलरी और बोनस एम्प्लॉय को जो देते हैं, फिर एक फाइनेंस कॉस्ट है, एक डेप्रिसिएशन है, और एक अदर एक्सपेंसेस है, और एक टोटल का शीट है। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंस कॉस्ट एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कंपनी अपने बैंक से थोड़ा बहुत
ओडी लेकर कैश जनरेट करती है अपने पेमेंट्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि जो पेमेंट्स उनको लेट मिल रहा है उसका ये इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ रहा है। फिर आप देख पा रहे हो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बढ़ा पा रही है। उनका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो है वो एवरी ईयर स्टेगनेंट है, मतलब एम्प्लॉयज़ को नहीं बढ़ा पा रही है। और उसकी वजह से डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अपने काम को बाहर दे रही है और वो फी बेसिस पर कंपनी बाहर कंसल्टिंग बेसिस पर जॉब वर्क दे रही है। अगर कंपनी के पास पेमेंट पूरा रहता तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाता और अपने काम सब घर में ही करवाता, मतलब कंपनी के खुद के अंदर ही करवाता, पर उसको बाहर काम देना पड़ रहा है। और बाहर भी ऐसे टर्म्स हो गए जो गवर्नमेंट का पेमेंट आएगा उसके बाद आगे पेमेंट दे पाएगा, तो कंपनी को ईजी रहता है, इसलिए कंपनी बाहर काम करवा रही है। पर अगर कंपनी घर में काम करवाए तो उसको बेनिफिट ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा। तो आप देख पा रहे हो ये शीट में हमने निकाला है FY25 में 55% डायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो है, और एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम हो गया है, 30% से 22% पर आ गया है। तो आप ये ब्रेकअप देख सकते हैं। लास्ट 5 इयर्स के कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज हमने निकाले हैं। FY21 में 2200 अरे 222 एम्प्लॉयज थे, वो FY25 में 122 एम्प्लॉयज हो गए। कंपनी ने अपने एवरी ईयर एम्प्लॉयज घटाए हुए हैं, क्योंकि उसको अपने कैश जो लेट आता है उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। तो कंपनीज ने वैसे एक एक बात से अच्छा भी है, कंपनी ने अपना कॉस्ट कटिंग किया हुआ है और प्रॉपरली मैनेज किया है। एक साइन अच्छा भी है, और एक साइन ये भी है कि कंपनी अपना काम धीरे धीरे बाहर दे रही है, क्योंकि उसको कैश लेट आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कंपनी नए एम्प्लॉयज़ भी हायर कर पाएगी और अच्छी तरह से सब काम कंपनी में ही कर पाएगी। ये शीट दिखा रही है अर्बन यूनिट्स इन इंडिया, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो जो साइज है, मार्केट साइज वो बहुत ही बड़ा है। आप देख पा रहे हैं टोटल अर्बन लोकल बॉडीज 7,000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे अर्बन लोकल बॉडीज को अर्बन प्लानिंग चाहिए होगा, PMC एंड सैनिटाइजेशन प्लानिंग चाहिए होगा, वाटर, स्टॉर्म वाटर, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग चाहिए होगा, इलेक्ट्रिकल डिजाइन चाहिए होंगे, इंटरनल प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिजाइन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिजाइन, वो सब चाहिए होगा। तो 7,000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज है, तो मार्केट बहुत ही साइज बहुत बड़ा है और ये लार्ज एड्रेसेबल मार्केट है। तो उसमें इसको काम आगे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, स्कोप बहुत ही बड़ा है। ये आप शीट में आप ये समझ पा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ 100 स्मार्ट सिटीज़ है, तो उसको वहाँ से भी काम मिलेगा। एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसको रेवेन्यू जनरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रह सकता। आगे हम ये शीट में हमने कंपनी के और उसके पीयर्स के साथ वैल्यूएशन डिटेल्स कलेक्ट की है। तो आप देख पा रहे हैं रुद्र अभिषेक, उसके जैसी कंपनी राइट्स लिमिटेड, मार्केट कैप में तो बहुत बड़ी है, NBCC, और फिर US बेस्ड 3 कंपनी है, विल्डन ग्रुप, NV5 ग्लोबल, टेट्राटेक। तो आप देख पा रहे हैं मैंने सारे वैल्यूएशंस इसमें नोट डाउन किए हुए हैं। बुक वैल्यू, पी रेशियो, EV टू एबिटा एंड मार्केट कैप। तो आप देख पा रहे हैं इसमें। अगर की ऑब्जर्वेशंस और कंपैरिजन की बात करें तो REPL बहुत ही लो पीई पे ट्रेड कर रहा है, लो EV टू एबिटा कंपेयर टू उसके इंडियन एंड US पीयर्स। लार्जर
इंडियन पीयर्स, राइट्स एंड आरबी एनबीसीसी हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है ड्यू टू स्केल एंड सस्टेनेबिलिटी। यूएस पीयर्स विल्डन, एनवी5 एंड टेट्राटेक हायर मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है। वो दिखा रही है कि उसके ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। आरईपीएल में सी री रेटिंग इफ ग्रोथ एंड कैश कलेक्शन इंप्रूव्स। जो कैश कलेक्शन का प्रॉब्लम इंप्रूव होता है तो ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ इंप्रूव होगा, उसके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स उसको हायर पी भी देगी। तो प्रॉफिट इंक्रीज एंड हायर पी, उससे उसका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं विल्डन ग्रुप का प्राइस चार्ट। विल्डन ग्रुप भी सेम आरईपीएल जैसी कंपनी है, मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा है, पर यूएस में सेम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसको मिलते हैं। तो आप उसका प्राइस चार्ट देख सकते हो। 10 साल पहले 11 डॉलर में ट्रेड कर रही थी, आज वो 117 रुपये है। मतलब 10 साल में इसने 10 टाइम्स ग्रोथ बताया है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है। ये बिजनेस का एक स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा प्राइस और पी रेशियो मिलता है। अभी हम बात करते हैं विल्डन और रुद्र अभिषेक एंटरप्राइज का कंपैरिजन देख लेते हैं। दोनों की सिमिलरिटीज क्या है? दोनों एसेट लाइट कंसल्टिंग मॉडल है। उसके क्लाइंट्स, आरईपीएल के क्लाइंट्स इंडियन गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपालिटीज है और विल्डन के क्लाइंट्स यूएस गवर्नमेंट और म्यूनिसिपालिटीज है। दोनों डिजाइन, पीएमसी प्लस एडवाइजरी से उनका रेवेन्यू आता है। ह्यूमन कैपिटल ड्रिवन बिजनेस है, मतलब एम्प्लॉयज से उसका रेवेन्यू आता है, कैपिटल ड्रिवन बिजनेस है। डिफरेंसेस क्या है? मेन डिफरेंसेस क्लाइंट मिक्स है। विल्डन एक डाइवर्सिफाइड क्लाइंट मिक्स है, वो प्राइवेट कंपनीज के भी डिजाइन्स बनाती है। शेयर उसका कम है पर प्राइवेट कंपनीज के भी डिजाइन बनाती है। और रुद्र अभिषेक सिर्फ गवर्नमेंट हैवी उसका सेंट्रिक फोकस है। कलेक्शन में डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस इज कलेक्शन। विल्डन का कलेक्शन एकदम फास्ट है और आरईपीएल लॉन्ग डेटर्स डेज। ये आरईपीएल का एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से जल्दी पेमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रही है। मार्जिन विल्डन के स्टेबल एंड हाई है, आरईपीएल के वॉलेटाइल है। और स्केल भी थोड़ा डिफरेंस है। रोड मैप फॉर आरईपीएल टू मैच विल्डन। अगर उसको विल्डन जैसी कंपनी बनना है तो उसको डेटर्स डेज 120 150 डेटर्स डेज करने होंगे, जो अभी 380 के आसपास है। और बाकी सब भी कंडीशन से उसको पेट मार्जिन भी 15% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली करना है। और डिस्क्लोजर्स भी ज़्यादा देने हैं और प्रॉपर एनएससी पीएससी को डिस्क्लोजर्स कंपनी के ग्रोथ के बारे में देना होगा, तो उसको पी रेशियो भी अच्छा मिल सकता है। 2023 में आरईपीएल ने इक्विटी अप डाइल्यूट किया था पेमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो वो इक्विटी प्रमोटर्स ने ही प्रेफरेंशियल बेसिस पे 7,80,000 इक्विटी वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर्स को ही इश्यू हुए थे 225 रुपीज पर। मतलब ज्यादा प्रीमियम पर प्रमोटर्स ने लिए हुए थे। टोटल फंड रेज था 17.55 करोड़। तो वो काम कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो गई है 17.55 करोड़ से। ये शो करता है प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस। प्रमोटर्स को प्रॉब्लम पता है कि मेरा ये कैश
लेट आ रहा है, इसकी वजह से पेमेंट की शॉर्टेज है। तो प्रमोटर्स ने खुद इन्वेस्ट किया ज्यादा प्राइस पर, मतलब ये दिखा रहा है कि प्रमोटर्स कितने कॉन्फिडेंट है बिजनेस के बारे में। अगर ये इम्प्रूव करेंगे तो बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है। अब हम आरईपीएल का 2035 का एक वैल्यूएशन एजम्पशन करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ हमने एक एजम्पशन बनाया हुआ है कि कंपनी को अगर ये प्राइस टारगेट अचीव करना है तो क्या हो सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। अभी उसका रेवेन्यू 108 करोड़ है, वो 10% CAGR से उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो हम एक 10% ही पकड़ लेते हैं कंजर्वेटिव। अगले 10 साल में 10% से उसका रेवेन्यू ग्रो होता है और उसको मार्जिन 15% मिलते हैं, पेट मार्जिन, जो वो कैपिटल जो कैश का जो प्रॉब्लम है डेटर्स डे का तो सॉल्व कर लेती है। तो उसको 15% मार्जिन मिल सकता है। तो अगर उसको 15% मार्जिन मिलता है और रेवेन्यू 10% CAGR से ग्रो होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसको मार्केट 22.5 पी, जो उसका लास्ट 5 ईयर का एवरेज पी है, वो भी उसको 2035 में 22.5 का पी मिल जाता है। तो उसका प्राइस 522 रुपीज तक 2035 में आ सकता है। ये कोई भी गारंटी नहीं है, ये हमने सिर्फ एक एजम्पशन मॉडल बनाया हुआ है, जैसे हम हर एक स्टॉक के लिए बनाते हैं। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा रहेगा, मैं 3 साल तक इसे मंथली SIP से एक्यूमुलेट करूंगा। 3 साल तक मैं एवरी क्वार्टर इसको एनालाइज करूंगा कि इसके कैपिटल जो प्रॉब्लम है डेटर लॉन्ग डेटर्स डे का वो कम हो रहा है। वो मैं ऐसा देख देख सकूंगा कि वो कम कैसे हो रहा है, कितने परसेंटेज में वो कम हो रहा है। उस हिसाब से मैं स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूंगा और 10 इयर्स प्लस मैं उसको होल्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज है। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन में हमने समझा कि आरईपीएल एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है और हाई एड्रेसेबल मार्केट की वजह से उसका रेवेन्यू धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। पर ये कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आप कृपया एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही आप लीजिए और ऐसे ही स्ट्रक्चरल बिजनेस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चरल बिजनेस वीडियोस लाता रहूँगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।